नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है शरद ऋतुचर्या। ऋतु यानी मौसम या सीजन। और इस ऋतु में हमने खान पान में, रहन सहन में क्या चेंजेस करने हैं, यानी फूड हैबिट्स, डाइट और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए पथ्यकर है यानी सही है और कौन सी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है, क्या क्या सावधानी लेनी है। तो ये सभी जो इसकी जानकारी है ये ऋतुचर्या में बताई जाती है। आयुर्वेद में 6 ऋतु बताए गए हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो ये 6 ऋतु है। एक ऋतु 2 महीने का है। इस तरह से साल में यानी 12 महीनों में 6 ऋतु आते हैं। तो इसके पहले भी हमने शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत ऋतु के ऊपर, इनकी ऋतुचर्या के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। उन सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आज का ये वीडियो शरद ऋतुचर्या के बारे में है। देखिए, जब वर्षा ऋतु के बाद यानी बारिश के मौसम के बाद अचानक गर्मी बढ़ जाती है तो ये शरद ऋतु है यानी ऑटम सीजन है। भारतीय मास के अनुसार ये अश्विन और कार्तिक मास है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक का ये समय है। ये समय थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। शरद ऋतु में सबसे ज्यादा बीमारियां देखी जा सकती है। तो इस शरद ऋतु में हमारे शरीर के दोषों पर क्या असर पड़ता है, धातुओं पर क्या असर पड़ता है, शरीर में जो अलग अलग बीमारियां उत्पन्न होती है तो उसके पीछे कारण क्या है, और इस समय हमने खान पान में, रहन सहन में क्या बदलाव करने हैं, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, क्या सावधानी लेनी है, तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में हम आपको 10 सिंपल टिप्स बताएंगे ताकि आप सभी बीमारियों से इस समय खुद का बचाव कर सके। और ये जो पूरी जानकारी है वो वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का जो 3रा अध्याय है यानी ऋतुचर्या अध्याय है, और जो चरक ऋषि है उन्होंने चरक संहिता सूत्र स्थान का 6ठा अध्याय यानी तस्याशीति अध्याय, तो इन अध्यायों में ये पूरी जानकारी दी हुई है। तो इस वीडियो में हम ये पूरी जानकारी लेंगे। इसके लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद की संहिताओं में दिनचर्या यानी हमारे डेली रूटीन के बारे में बहुत ही डिटेल में वर्णन हमें मिलता है। तो काफ़ी लोगों का ये भी सवाल रहता है कि अगर हम दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं तो ऋतुचर्या को अलग से फॉलो करने की या इसके बारे में सोचने की ज़रूरत क्या है। तो देखिए, आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत है यानी जो बेसिक प्रिंसिपल है, तो इसमें शरीर में जो 3 दोष है यानी वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। और जब भी मौसम यानी ऋतु बदलता है तो शरीर के इन दोषों की अवस्था बदलती है। इसको संचय, प्रकोप और प्रशम कहा गया है। संचय यानी शरीर में दोषों का जमा होना, प्रकोप यानी इन दोषों का बहुत ज्यादा बढ़ना, और प्रशम यानी फिर से इनका कम होना। तो ये संचय, प्रकोप और प्रशम, ये तीनों जो है तो ये शरीर में अलग अलग ऋतुओं में चलता रहता है। वर्षा ऋतु में यानी बारिश के मौसम में हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है। इसमें वात का प्रकोप बताया हुआ है यानी वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इसी समय पे शरीर में पित्त का संचय होता है यानी पित्त दोष जमा होने लगता है। और बारिश के बाद यानी बारिश के गीलेपन के बाद जब धूप बढ़ने लगती है, शरद ऋतु शुरू होता है और तेज़ धूप निकलने लगती है, तो इस धूप के कारण शरीर में पित्त दोष और ज़्यादा बढ़ता है। तो ये जो पित्त ऑलरेडी संचित है तो ये बहुत बढ़ता है, इसे पित्त का प्रकोप कहा गया है। और ये जब पित्त का प्रकोप होता है यानी पित्त आवश्यकता से बहुत ही ज्यादा बढ़ता है तो ये शरीर में रक्त धातु को यानी हमारे खून को भी दूषित करता है, खून को खराब करता है। और ये जो बढ़ा हुआ पित्त है और जो दूषित हुआ रक्त है तो ये दोनों मिलके शरीर में अलग अलग बीमारियां कर सकते हैं। अलग अलग जो लक्षण है वो इसी अवस्था में हमें दिखाई देते हैं। तो इसीलिए शरद ऋतु में सबसे ज्यादा बीमारियां देखने को मिलती है। तो इन लक्षणों में शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होना, हाथ पाँव में जलन होना, या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, पसीना आना, चक्कर आना, मुंह में छाले आना, या फिर जैसे आंखें लाल होना, आंखों में जलन होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब का जो रंग है वो पीला दिखाई देना, या फिर बालों से संबंधित कोई समस्या है जैसे बालों का बहुत झड़ना है, सफ़ेद होना है, क्योंकि आयुर्वेद में इसे पित्त दुष्टि के कारण यानी पित्त के बढ़ने के कारण और उसके कारण जब रक्त की दुष्टि होती है तो ये भी
भी कारण उसमें हो सकता है, जिसे आयुर्वेद में खालित्य और पालित्य व्याधि बताया हुआ है। इसके अलावा किसी किसी में एसिडिटी के लक्षण बहुत ज़्यादा दिखते हैं, जैसे सीने में जलन होना, खट्टा पानी आना, तो ये भी दिखाई दे सकता है। महिलाओं में जो मासिक धर्म है तो उस समय पे स्राव ज़्यादा बढ़ना, या फिर किसी किसी में पीलिया है यानी जो जॉन्डिस है तो उसके उस तरह के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। इस बढ़े हुए पित्त के कारण और उसके कारण ये जो रक्त दूष्टि होती है यानी खून खराब होता है, तो इस वजह से काफ़ी सारे त्वचा विकार यानी स्किन से संबंधित बीमारियां है, स्किन डिसीजेस है, तो ये सबसे ज़्यादा शरद ऋतु में दिखाई देती है। तो इसमें अर्टिकेरिया है, एक्जिमा है। अर्टिकेरिया में भी जैसे त्वचा बहुत लाल होना, रैश आना, खुजली बहुत ज़्यादा होना, या फिर जैसे एक्जिमा है, त्वचा से संबंधित बाकी भी और भी काफ़ी सारी बीमारियां है, तो ये सबसे ज़्यादा इसी ऋतु में दिखाई देती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो हम इस वीडियो में 10 सिंपल टिप्स या 10 आसान नियम आपको जो बताएंगे, जो पालन करने के बाद इस मौसम में ये जितनी भी बीमारियां हैं तो उससे आप खुद का बचाव कर सके। तो चलिए इन नियमों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला नियम है कि किस तरह के खाने का सेवन करें। तो आयुर्वेद की संहिताओं में शरद ऋतु में शीत और लघु गुण युक्त आहार का सेवन करने के लिए बताया है। शीत और लघु, लघु यानी पचने में जो चीज़ें हल्की है। अब देखिए इस मौसम में पित्त दोष तो बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन ये विकृत हुआ पित्त है। पित्त आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ा है लेकिन अग्नि कम है, तो इस समय पे जो भी चीज़ें पचने में हल्की है उन्हीं चीज़ों का हमने सेवन करना है। पचने में बहुत ज़्यादा हेवी चीज़, मिठाइयाँ, नमकीन, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। हाँ, बाद में जो हेमंत ऋतु आएगा यानी जब ठंडी का मौसम आएगा तो उस मौसम में हमारा अग्नि जो है वो प्रदीप्त रहता है, यानी अग्नि बहुत अच्छा रहता है। जो भी हम खाते हैं तो उसका बहुत अच्छे से पचन तब होता है। तो उस समय पे जैसे ड्राई फ्रूट्स है या मिठाइयाँ है, तली हुई चीज़ें हैं, आप उस सीज़न में खा सकते हैं, लेकिन अभी शरद ऋतु में इसका सेवन नहीं करना है। और दूसरा जो है शीत गुणात्मक। अब देखिए पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो पित्त को कम करने के लिए ठंडी नेचर वाली चीज़ें हमने खाने में रखनी है। तो जैसे इसमें दूध है, मक्खन है, घी है। अब जो गाय का घी है वो पित्त को कम करेगा, अग्नि को बढ़ाएगा, तो इसके दोनों फायदे आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो आंवला है, आंवले का मुरब्बा है, कैंडी है, या फिर जो काला मुनक्का है, मिश्री है, धनिया है, सौंफ है, तो ये सभी चीज़ें ठंडे नेचर की है, तो इनका सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन जो मसाले वाली चीज़ें हैं जिसमें फिर काली मिर्च है, दालचीनी है, पिपली है, तो ये गरम नेचर की है, तो इन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। खाने को मात्रा पूर्वक लेने के लिए बताया है। मात्रा पूर्वक यानी जितनी आवश्यकता है उतनी ही कम क्वांटिटी में इसका सेवन करना है और अच्छी भूख लगने पर ही खाने का सेवन करना है। अब देखते हैं कि शरद ऋतु में खाने में कौन से स्वाद हमने रखने हैं। तो आयुर्वेद में षड्रस यानी 6 स्वाद बताए हुए हैं, मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला। तो इसमें से स्पेशली 3 स्वाद ऐसे हैं जो पित्त को कम करते हैं। तो इसमें बताया गया है कषाय, तिक्त, मधुराहा पित्तम अन्येतु कुर्वन्ते, यानी जो कषाय, तिक्त और मधुर, यानी देखिए ये कसेला स्वाद है, तिक्त यानी कड़वा स्वाद है और मीठा स्वाद है। तो ये तीनों पित्त दोष को कम करने वाले हैं। तो इन तीनों स्वादों का सेवन हमने करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो तिक्त रस है यानी जो कड़वा स्वाद है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें करेले की सब्ज़ी आप ले सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार आप इस सब्ज़ी को ले सकते हैं, नीम के पत्ते ले सकते हैं, बहुत सारी आयुर्वेद की कड़वी दवाइयाँ भी इसमें मदद कर सकती है। इसके अलावा जो मीठा स्वाद है तो इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे दूध है, घी है, मक्खन है, या फिर मुनक्का है, आंवला है, मिश्री है, या खजूर है, जैसे पिंड खजूर है, या फिर अंजीर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ठंडे नेचर की है और मीठे स्वाद की है, तो ये भी आप खाने में रख सकते हैं। कसेला स्वाद यानी जो कषाय रस है, तो जैसे आंवला है, हरड़ है, तो इसमें ये कसेला स्वाद भी मिलता है। तो इस तरह इन तीनों स्वादों का आपने खाने में सेवन करना है ताकि जो शरीर में बढ़ा हुआ पित्त है तो वो भी कम हो सके। अब देखते हैं कि शरद ऋतु में कौन से स्वादों का सेवन नहीं करना है या संभाल के करना है, कम मात्रा में लेना है। तो देखिए पहले हमने 3 स्वाद देखे, जो मीठा, कड़वा और कसेला रस। तो इनके बाद जो 3 स्वाद बचते हैं, यानी जैसे खट्टा है, नमकीन है यानी जो लवण रस है, और
कटु रस यानी तीखा रस है तो इन तीनों स्वादों को अवॉइड करना है। खट्टी चीज़ें जिसमें खारा या नमकीन स्वाद है तो वो चीज़ें, और तीखी चीज़ें आपने खाने में अवॉइड करनी है। तो तीखी चटपटी चीज़ें या फिर अचार भी इस समय पे अवॉइड करना है। हाँ, आप आंवले का अचार ले सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, तो इस तरह का बैलेंस आप बनाए रख सकते हैं। अब देखते हैं कि शरद ऋतु में खाने में अनाज और दालें कौन सी रखें। तो खाने में आप चावल का इस्तेमाल इस सीज़न में कर सकते हैं। सिर्फ ये चावल है, अगर आपको पुराना चावल मिलता है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये पुराना जो चावल है वो पचने में हल्का होता है। और चावल को प्रेशर कुकर में ना पकाए, ऊपर पका के उस तरह का चावल आप लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा गेहूँ की रोटी भी इस समय में आप ले सकते हैं, जौ की रोटी ले सकते हैं, यहाँ तक कि जवार की रोटी का भी आप सेवन कर सकते हैं। जवार की रोटी भी ठंडे नेचर की है और पचने में भी हल्की है, तो ये भी आप ले सकते हैं। दालों में मूंग की दाल सबसे ज़्यादा पथ्यकर है, मसूर की दाल भी आप ले सकते हैं। अब देखते हैं कि शरद ऋतु में खाने में कौन सी सब्जियां, कौन से फल इस्तेमाल करें। तो सब्जियों में जैसे करेले की सब्जी है, परवल है, पेठा है, या फिर कद्दू या लौकी, पम्पकिन, तो इस तरह की सारी सब्जियां चल सकती है। कच्चे केले की सब्जी भी आप बना सकते हैं। ये सभी सब्जियां पचने में हल्की है, तो इनका सेवन आप कर सकते हैं। सब्जियों को बनाते समय इसमें हो सके तो घी का छोंका दे या फिर नारियल के तेल का छोंका दे, क्योंकि ये दोनों ठंडे नेचर के हैं, तो शरीर में जो पित्त दोष पड़ा है उसको कम होने में मदद मिलेगी। इस समय पे तिल का तेल या सरसों का तेल हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि ये दोनों गर्म नेचर के हैं। फलों में आप जो पका हुआ केला है या फिर सीताफल या फिर अंगूर है, जो मीठे वाले अंगूर है, तो ये आप ले सकते हैं। आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, या फिर जो नारियल का पानी है वो भी आप ले सकते हैं। अब देखते हैं कि शरद ऋतु में पीने का पानी किस तरह का हो। तो आयुर्वेद की संहिताओं में हंसोदक का वर्णन हमें मिलता है। हंसोदक यानी जिस पानी में दिन के समय सूर्य की किरणें पड़ी है और रात के समय चांद की शीतल किरणें पड़ी है, तो इस तरह का पानी, इसे हंसोदक कहा गया है। यह अमृत के समान बताया हुआ है, लेकिन आमतौर पर प्रैक्टिकली भी आप घर में भी जो पित्त को कम करे इस तरह का पानी आप ले सकते हैं। तो फिर इसमें आंवले का चूर्ण पानी में डाल के उबाल के उसे छान के फिर उस पानी का आप सेवन कर सकते हैं। या जो काला मुनक्का है वो आप रात को पानी में भिगो दो, इस मुनक्के का भी सेवन कर सकते हो, और जो पानी बचता है उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे धनिया है या सौंफ है, तो ये भी पित्त को कम करने वाली चीज़ें है। तो साबुत धनिया और सौंफ लेके इनको पानी के साथ उबाल के, यानी जैसे आपने 1 चम्मच धनिया और सौंफ लिया, इसको आपने 2 कप पानी के साथ उबाला, उसको आधा कप बचने दिया, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल के आप इस पानी का भी दिन में 2 बार आप सेवन करेंगे तो शरीर में जो जलन है, गर्मी बढ़ी हुई है, तो वो कम होने में भी आपको इससे मदद मिल सकती है। गर्मी के मौसम में हम जो अलग अलग शरबत लेते हैं तो वो भी आप शरद ऋतु में ले सकते हैं। जैसे आंवले का शरबत है या कोकम का शरबत है, ये भी आप इस सीज़न में ले सकते हैं। यहाँ तक कि शहद का पानी भी आप इस मौसम में ले सकते हैं। अब देखते हैं कि शरद ऋतु में कौन सी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। तो इस मौसम में भरपेट खाना नहीं लेना है। हमने पहले भी देखा कि मात्रा पूर्वक या थोड़ी सी कम मात्रा में ही, भूख के हिसाब से और थोड़ी कम मात्रा में ही अपने खाने का सेवन करना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ज़्यादा हेवी इस तरह का खाना नहीं लेना है। इसके अलावा दही भी अवॉइड करने के लिए बताया है। देखिए, दही का जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य है, यानी गर्म नेचर का, गर्म तासीर का ये है। आमतौर पर यही लगता है कि दही तो ठंडा है, तो स्पेशली गर्मियों में खाया जाता है। तो आयुर्वेद में इसे जो ग्रीष्म ऋतु है यानी गर्मी का मौसम है, और ये जो शरद ऋतु है यानी जो सितंबर अक्टूबर का जो महीना है, इस मौसम में खास करके दही को अवॉइड करना है। इसके अलावा छाछ भी आप को कम ही करना है। एक आध बार आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा तली हुई चीज़ें हैं, मसालेदार चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा तीखी या नमकीन चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, तो इनको भी अवॉइड करना है। तो फर्मेंटेड चीज़ें हैं या बेकरी के आइटम्स है, तो इनको भी खाने में नहीं लेना है। इन खान पान की चीज़ों के अलावा जैसे दिन में नहीं सोना है, रात को देर तक नहीं जागना है, तो ये भी बताया हुआ है। इसके अलावा जो दिन की तेज़ धूप रहती है तो उस धूप में भी बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। अगर कोई मद्य का सेवन करता है तो वो भी स्पेशली इस ऋतु में अवॉइड करने के लिए बताया हुआ है।
शरद ऋतु में अभ्यंग के लिए यानी शरीर पर तेल लगाने के लिए, तेल की मालिश के लिए हो सके तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि नारियल का तेल ठंडे नेचर का है, तो ये पित्त को कम करने में, जलन को कम करने में आपको मदद कर सकता है। आयुर्वेद में शरद ऋतु में पंचकर्म चिकित्सा भी बताई हुई है। तो इस मौसम में इस बढ़े हुए पित्त को शरीर से निकालने के लिए और दूषित खून को भी निकालने के लिए विरेचन और रक्त मोक्षण चिकित्सा बताई हुई है। लेकिन इन्हें करने के पहले घृतपान बताया गया है। घृतपान में तिक्त घृत यानी कड़वी दवाइयों से बनाया हुआ जो घी है उसका सेवन करने के लिए बताया है। और उसके बाद ये जो विरेचन है, विरेचन यानी औषधि दे के जुलाब के द्वारा इस बढ़े हुए पित्त को शरीर से बाहर निकालना, या फिर रक्त मोक्षण यानी खून, जो दूषित खून है उसको शरीर से बाहर निकालना। फिर इसके लिए लीच थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ब्लड डोनेशन भी इस समय पे कर सकते हैं। स्पेशली जिनको हमेशा ये इस तरह का जो अर्टिकेरिया है या रैश है, त्वचा में बहुत ज़्यादा जलन है, रेडनेस है, अगर इसकी तकलीफ आपको बार बार होती है तो इस सितंबर या अक्टूबर मंथ में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ताकि ये जो पित्त दोष है वो कम हो सके, खून भी आपका जो है वो शुद्ध हो सके। तो ये जो चीज़ें हैं, जो विरेचन है और जो रक्त मोक्षण है, इनका फ़ायदा भी आपको मिल सकता है। अब ये देखते हैं कि शरद ऋतु में किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई हुई है। इसे विहार बताया हुआ है, यानी हमारी फिजिकल एक्टिविटी किस तरह की हो। तो रात के शुरुआत के समय में चांद की शीतल चांदनी में बैठने के लिए या टहलने के लिए बताया हुआ है। इसके अलावा शरीर पे जो पित्त शामक है, जो ठंडे नेचर की औषधि है, शीतल है, तो उनका लेप करने के लिए भी बताया हुआ है। जैसे चंदन है या खस है तो इसका लेप भी बताया हुआ है, या फिर जो मोतियों की माला है उसका धारण करना है, फूलों की माला का धारण करना है। तो इसमें दोनों पर्पस है, एक तो पित्त को कम करना है और मन को भी प्रसन्न बनाए रखना है। शरद पूर्णिमा के दिन दूध को चांद की किरणों में रखा जाता है और फिर उसका सेवन किया जाता है। तो इस तरह से हमारे त्योहार भी ऋतुचर्या का पालन करने में हमें मदद करते हैं। और इस वीडियो में अगर ये जो टिप्स हमने आपको बताई, जो 10 टिप्स है या 10 आसान नियम है, अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो वो भी आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ पित्त दोष है या जो रक्त धातु विकृत हुआ है तो इनको बैलेंस करने में मदद करेगा। उम्मीद है इस वीडियो में जो जो टिप्स हमने बताई या जो चीज़ें हमने डिस्कस की तो वो आपको मदद ज़रूर करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।